हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम 2023 के लिए हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस पार्ट 2 में एक यूनिट आपकी है पार्टनरशिप। तो आज कुछ एमसीक्यूज़ पार्टनरशिप के हैं और उसी से संबंधित हम आपको साझेदारी की कुछ जानकारियाँ प्रदान करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर किसी वैध व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, आपस में पूंजी लगाते हैं, लाभों को आपस में बांटते हैं और आपस में मिलकर वे सब या उन सब की ओर से कोई एक व्यापार का अगर संचालन करता है तो व्यापार के इस स्वरूप को हम साझेदारी कहते हैं। 2 or more than 2 person come together to do the valid business, share the capital, invest the capital and share the profit is called partnership। अब पार्टनरशिप का आपने मीनिंग समझा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप को जब स्टार्ट करते हैं तो उनके बीच में वैलिड बिजनेस होना चाहिए, मतलब कोई वैध बिजनेस के लिए वो साझेदारी करेंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति के साथ साथ अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या हो सकती है, तो समझ लीजिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कम से कम 2 सदस्य होंगे और अधिकतम ये सदस्यों की संख्या 50 हो सकती है। याद रखिए, इसकी अधिकतम संख्या को अब कितना कर दिया है, 50। कम से कम 2 और अधिकतम 50 व्यक्ति किसी भी साझेदारी फर्म में शामिल हो सकते हैं। साझेदारी की जो परिभाषा है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि साझेदारी की परिभाषा साझेदारी अधिनियम 1932 में यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में किस सेक्शन में दी गई है, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि साझेदारी की परिभाषा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में सेक्शन 4 में दी गई है, धारा 4 में दी गई है। तो धारा 4 को आप जो है वो नोट कर लें कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी का उल्लेख किया गया है, यह साझेदारी की परिभाषा दी गई है। तो मिनिमम मेंबर कितने होंगे साझेदारी में, 2 होंगे और मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, 50 होंगे। अब इसके बाद चलिए हम पहली एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन होता है। तो साझेदारी फर्म जो है वो साझेदारी समझौता करती है और उस साझेदारी समझौते को हम पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख कहते हैं। तो जब पार्टनर मिल बांट कर ये तय कर लेते हैं कि किसको क्या काम करना है, कौन कितनी पूंजी लगाएगा और व्यापार संचालन की तमाम जो भी शर्तें होती हैं, उन शर्तों को अगर वो आपस में तय कर लेते हैं तो उनके द्वारा जो एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, उस साझेदारी समझौते को साझेदारी संलेख कहा जाता है। यहाँ पूछा गया है साझेदारी संलेख के अभाव में, मतलब उनके बीच में कोई भी समझौता नहीं है। तो साझेदारी समझौता जब नहीं होगा तो सभी साझेदार कैसे माने जाएंगे, बराबर माने जाएंगे। तो पहले आप समझ लीजिए कि साझेदारी संलेख क्या होता है और उसके अभाव में कौन से नियम लागू होते हैं। तो साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य तय हुई शर्तों का ब्यौरा होता है, मतलब जो भी पार्टनर आपस में तय कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। तो साझेदारी संलेख जब होता है तो उसमें साझेदारी की सभी शर्तों को लिख लिया जाता है और साझेदारी संलेख मौखिक भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में विवाद ना हो इसलिए लिखित साझेदारी समझौता, लिखित साझेदारी संलेख यानी कि रिटर्न में पार्टनरशिप डीड अच्छा होता है। तो चलिए साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले कुछ नियम हम आपको बता देते हैं। पहला नियम है, साझेदारी संलेख जब नहीं होगा तो उसके अभाव में लागू होने वाले नियमों में, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दीज रूल विल बी अप्लाइड। तो पहला रूल क्या होगा, समस्त साझेदार आपस में बराबर के साझेदार होंगे, मतलब ऑल पार्टनर्स विल बी इक्वल। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि साझेदारी संलेख के अभाव में दूसरा नियम ये लागू होगा कि किसी भी साझेदार को कोई वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। नो सैलरी, नो कमीशन टू दी पार्टनर। अब तीसरा पॉइंट इसमें यह हो जाएगा साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों में कि किसी भी साझेदार को कोई पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।
पूंजी पर ब्याज मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड टू दी पार्टनर। चौथा नियम हो जाएगा किसी भी साझेदार से आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, मतलब कि कोई भी साझेदार ने अगर फर्म से आहरण किया है, ड्राइंग किया है, तो उस ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी टेकन फ्रॉम दी पार्टनर। तो इस तरीके से ये 4 रूल हो गए। और 5वां रूल है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने में कि अगर कोई साझेदार अपनी पूंजी के अलावा मतलब कैपिटल के अलावा क्या लगाता है, कुछ फर्म में ऋण देता है, फर्म को उधार देता है, तो उस ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। 6% पर एनम इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अगर किसी फर्म को किसी साझेदार ने पूंजी के अलावा कोई ऋण दिया है, उधार दिया है, तो उस ऋण पर वो 6% वार्षिक ब्याज पाने का हकदार होगा, अधिकारी होगा। चलिए ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों में जो पहला नियम है वो नियम यही है कि जब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो ऑल पार्टनर्स विल बी इक्वल, मतलब सभी साझेदार बराबर होंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में यानी साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट 6% पर एनम। तो यहाँ आंसर आपका 6% वार्षिक हो जाएगा। जब भी साझेदारों के मध्य कोई समझौता ना हो, उनके मध्य कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो 6% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन लोन ऑफ पार्टनर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। अब देखिए, ब्याज क्रेडिट किया जाता है तो वो क्रेडिट किया जाता है साझेदारों के पूंजी खाते में। आप जैसा कि जानते हैं कि साझेदार जो होते हैं उनको उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन किया है कंडीशन, तो उनको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट साझेदारों के लिए क्या है, आय है, इनकम है, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो साझेदारों को मिलने वाला पूंजी पर ब्याज उनके पूंजी खातों में यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन, स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी पर ब्याज क्रेडिट किया जाएगा। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन का आंसर था साझेदारों के पूंजी खाते में, यहाँ आपका आंसर होगा साझेदारों के चालू खाते में। अब देखिए क्या परिवर्तन हुआ, पूंजी 2 प्रकार की होती है, एक पूंजी स्थायी पूंजी होती है और एक परिवर्तनशील पूंजी होती है। जब पूंजी स्थायी हो यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, कैपिटल फिक्स्ड होगी, फ्लक्चुएटेड नहीं होगी, इसका मतलब पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जब पूंजी में परिवर्तन नहीं हो सकता तो एक नया खाता खोला जाता है जिसका नाम है साझेदारों के चालू खाते। तो साझेदारों के पूंजी खाते तो बनते ही हैं स्थायी पूंजी के आधार पर, लेकिन साझेदारों के चालू खाते भी खोले जाते हैं। और साझेदारों के चालू खाते जब खुलते हैं तो पूंजी पर ब्याज कहाँ क्रेडिट किया जाता है, साझेदारों के चालू खाते के क्रेडिट में किया जाता है। तो इस बात को याद रखिए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर था साझेदारों के पूंजी खाते में और चौथे क्वेश्चन का आंसर है साझेदारों के चालू खाते में। ऐसा क्यों हुआ, जब कुछ ना दिया हो तो पूंजी हम परिवर्तनशील मानते हैं, फ्लक्चुएटेड मानते हैं, और कैपिटल अगर फ्लक्चुएटेड होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ क्रेडिट किया जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाते में। और यदि पूंजी स्थायी है, अगर पूंजी फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स्ड है, तो साझेदारों को मिलने वाला पूंजी पर ब्याज क्रेडिट किया जाएगा साझेदारों के चालू खाते में। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है जो कि हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 50 हो सकती है। शायद एक सामान्य साझेदारी में कम से कम सदस्य 2 होते हैं और अधिकतम कितने होते हैं, 50। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 50। चालू खाता क्या है,
करंट अकाउंट, जैसा कि अभी हमने आपको बताया करंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो करंट अकाउंट तब ओपन किया जाता है जब पूंजी क्या हो, स्थायी हो, फिक्स्ड हो। करंट अकाउंट तब ओपन किया जाता है साझेदारों का चालू खाता, और चालू खाता एक व्यक्तिगत खाता है क्योंकि ये साझेदारों का बनाया जाता है, इसलिए ये एक व्यक्तिगत खाता है। और व्यक्तिगत खाता आपका यहाँ पर्सनल अकाउंट ए आंसर हो जाएगा 6वें क्वेश्चन का। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। तो साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो ये ब्याज किसके अधीन दिया जाता है? साझेदारों को मिलने वाला ब्याज पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो ब्याज मिलेगा, और जैसा कि अभी हमने बताया था पार्टनरशिप डीड ना हो, साझेदारी संलेख या समझौता ना हो तो पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यहाँ पूछा है पूंजी पर ब्याज की गणना किस पूंजी पर की जाती है। देखिए पूंजी यहाँ 3 प्रकार से दी है, प्रारंभिक पूंजी भी है, अंतिम पूंजी भी है और औसत पूंजी भी है। तो याद रखिए हमेशा साझेदारों को मिलने वाला पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी यानी कि ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाएगा। प्रारंभिक की पूंजी पर यानी कि कैपिटल इन द बिगनिंग, ए पॉइंट आपका यहाँ आंसर हो जाएगा कि साझेदार को मिलने वाला पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर होता है, ना कि अंतिम या औसत पूंजी पर। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके बारे में भी हमने आपको वीडियो में शुरुआत में ही बताया था कि साझेदार जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसके संबंध में शर्तों को आपस में तय कर लेते हैं। तो तय की गई शर्तें लिखित भी हो सकती हैं, मौखिक भी हो सकती हैं। तो इस तरह साझेदारों के बीच में साझेदारी संलेख, साझेदारी समझौता क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हमने आज साझेदारी और साझेदारों के बीच बनने वाले खाते और साझेदारों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट नहीं होता उसके अभाव में लागू होने वाले नियमों के बारे में बताया। इसका और डिस्क्रिप्शन वीडियो आपको आके मिलता रहेगा। अब हम आपको कुछ और जानकारी देना चाहते हैं कि बहुत जल्द हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बैच शुरू करने जा रहे हैं, जहां आपको रोज़ MCQs मिलेंगे, 80 मिनट की डेली 2 सेशन में क्लास मिलेगी। इसके साथ ही आपको PDF नोट्स मिलेंगे और इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन करें और हमारे कोर्स को भी आप ज्वाइन करें। कोर्स से संबंधित और भी आपको अगर जानकारी चाहिए है तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं उस पर आप संपर्क करें और विस्तृत जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। और जो भी आपके सिलेबस की 10 यूनिट है उन 10 यूनिट के बारे में भी हमने एक वीडियो बना रखा है कि उन यूनिट्स को कैसे कवर करना है। अगर आप घर पर ही वो टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं तो किस बुक से सिलेबस कवर हो सकता है, कैसे तैयारी करें, इसके बारे में एक वीडियो हम बना चुके हैं। और उस वीडियो को आप देख लें तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि कैसे सिलेबस को कवर किया जाए। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। तो निश्चित जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए इसको आप कॉपी में नोट करें ताकि आपके नोट्स बनते जाएं और बहुत अच्छे से आपके पास 5 माह का वक्त है, बहुत अच्छे से तैयारी में जुट जाएं। निश्चित ही आप इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करेंगे अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और हमारे चैनल पर आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।